हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हम अभी तक कर चुके हैं चैप्टर 3 तक। अभी है हमारा चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज। पिछला चैप्टर था वो बात कर रहा था रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्व्स। तो ये थर्ड पार्टीज के साथ है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 18 से। तो सेक्शन 18 क्या बात कर रहा है कि पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। जो पार्टनर होता है, कोई भी पार्टनर जो फर्म है उसके लिए क्या होता है? वो एजेंट होता है। ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो वो एजेंट किस लिए है? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो फर्म के बिजनेस के लिए वो एजेंट ऑफ द फर्म बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 19। ये बात कर रहा है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म। तो कहते हैं उसकी क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटीज होंगी, वो उसके बारे में बताया गया है इस सेक्शन में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, the act of a partner which is done to carry on in usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm। तो कहते अगर जो पार्टनर है, अगर वो यूजुअल वे में कोई काम कर रहा है, जो फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसके लिए वो यूजुअल वे में काम कर रहा है, तो वो उसके लिए जो फर्म होगी वो बाइंड हो जाएगी। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड हिज इंप्लाइड अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा कि इंप्लाइड अथॉरिटी वाला कौन सा सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 19। इसका सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो कहते हैं इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं कि इंप्लाइड अथॉरिटी तो पार्टनर्स के पास है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन केसेस में उसके पास ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है, वो स्पेसिफिकली सबसेक्शन 2 में बता दी गई है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कंट्रारी, द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। तो कहते हैं अगर तो कोई यूसेज या कस्टम फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कोई अथॉरिटी उसकी बनती है, फिर तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अदरवाइज उसकी अथॉरिटी पे ये नीचे वाली स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी मींस के लॉ ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको याद रखनी जरूरी है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद हम कैसे रखेंगे? ये पॉइंट्स हैं, इनके जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको याद रखना है हमने। तो ए जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है दैट इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन। तो कहते कि जो भी कोई डिस्प्यूट है फर्म का, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, जो पार्टनर है वो खुद से कोई भी डिस्प्यूट है जो फर्म का, उसको आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता है। इसके लिए सबकी कंसेंट होनी जरूरी है। तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है उसकी आर्बिट्रेशन में भेजना। सेकंड है ऑफ अ बैंक ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ऑन नेम। तो कहते अपने नेम पे वो अकाउंट नहीं खोल सकता। अगर बैंकिंग अकाउंट खोलना है तो वो फर्म के नाम पे हो सकता है, उसके खुद के नेम पे नहीं हो सकता। अगर खोलना है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स होगी। थर्ड आता है कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। अगर फर्म का कोई क्लेम रहता है तो उसका वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसको रिलिंक्विश खत्म नहीं कर सकता खुद से, उसके लिए भी सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। फिर फोर्थ आता है विदड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर कोई केस फाइल किया गया है तो उसको वो खुद से विदड्रॉ नहीं कर सकता। फिफ्थ है एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। तो अगर उनकी कोई लाइबिलिटी बनती है, अगर कोई सूट फाइल हुआ है फर्म के अगेंस्ट, तो उसमें वो खुद एडमिट नहीं कर सकता लाइबिलिटी को, तो खुद से ये काम नहीं कर सकता वो। फिर आता है एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यहाँ पे बात की गई है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो वो फर्म के लिए जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको एक्वायर नहीं कर सकता खुद से। ये याद रखना है कि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात की है इन्होंने। फिर आता है ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। यहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, वो एक्वायर नहीं कर सकता, वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता खुद से। नेक्स्ट आता है एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो वो किसी और के साथ पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता। फर्म के बिहाफ पे अगर करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए उसको। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे?
ए, बी और सी है वो इजीली याद हो सकते हैं। ए फॉर आर्बिट्रेशन हो गया, बी फॉर बैंक अकाउंट हो गया, सी फॉर कॉम्प्रोमाइज हो गया। फिर नीचे वाले हैं दैट इज डी पे आ जाएगा विदड्रॉ, ई पे है एडमिट एनी लाइबिलिटी, एफ से आएगा एक्वायर, जी है ट्रांसफर एंड एच है एंटर इनटू पार्टनरशिप। फर्स्ट थ्री इजी है याद करने, नेक्स्ट वालों का भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। जैसे ए बी सी, ये डब्ल्यू है, ये लाइबिलिटी एल ए टी ई, एल ए टी ई। नीचे वाले को ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर वाले हैं ए बी सी डब्ल्यू, तो इसको ऐसे लाइन वाइज हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 20। ये बात कर रहा है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो कहते हैं जो एक्सटेंड हो सकती है उसकी जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। हम पिछले सेक्शन में कर चुके हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे। जो एक्सटेंड है कि वो पार्टनर्स हैं वो खुद से एक पर्सन को जो उसकी अथॉरिटी है इम्प्लाइड उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो द पार्टनर्स इन अ फर्म में, द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, तो खुद में उनमें सब में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे अगर उसकी जो अथॉरिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है चाहे एक्सटेंड करना है तो वो ऑल द पार्टनर्स के कंसेंट से ही होगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or does not know or believe that partner to be partner। तो कहते चाहे कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बट अगर कोई भी एक्ट है वो पार्टनर ने किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता था, कि वैसे उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी थी बट पार्टनर्स ने, बाकी पार्टनर्स ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती कि आप ये इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं चला सकते, तो उस केस में क्या होगा कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ तब भी फर्म की लाइबिलिटी बनेगी। किस केसेस में? जनरली बनेगी, बट अगर उस जो पर्सन है अगर उसको पता था कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जो थर्ड पार्टी अगर उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था और पता था कि वो पर्सन पार्टनर नहीं है, देन उन केसेस में नहीं एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगी है बट थर्ड पार्टी को नहीं पता उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में, फिर भी जो फर्म है वो लाइबल होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 21। ये बात कर रहा है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। तो कहते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस केसेस में एक पार्टनर के पास क्या अथॉरिटी होगी? अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances and such act binds the firm। तो कहते इमरजेंसी के टाइम पे भी जो पार्टनर है उसके पास सारे एक्ट वो कर सकता है। ऑल द एक्ट्स, कौन से एक्ट्स? जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन करता है अपने केस में, तो वही सारे एक्ट्स वो पार्टनर भी कर सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो यहाँ पे वर्ड्स याद रखने हैं कि ऑल सच एक्ट करने हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस करना है, एंड ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन जैसे करता वो करना है, एंड दैट इज कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में वो क्या करता, तो उससे क्या होगा कि जो फर्म है वो बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 22। ये बात कर रहा है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। तो कहते हैं हम जो फर्म है उसको कैसे बाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। तो कहते हैं कैसे करेंगे? वो जो एक्ट है उसके द्वारा जो एक्ट किया गया है और या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसने एग्जीक्यूट किया है, तो उससे क्या होगा? अगर वो फर्म के नेम पे किया है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, इन एनी अदर मैनर, जिससे हमें एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली पता चले कि उसकी इंटेंशन क्या है कि वो फर्म को बाइंड करना चाहता है, तो उस केस में जो फर्म है वो बाइंड हो जाएगी पार्टनर के एक्ट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 23।
ये बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। तो कहते हैं अगर किसी पार्टनर ने कोई एडमिशन कर दी फर्म के रिलेटेड तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एन एडमिशन और ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म। एडमिशन उसने क्या किया है, एक रिप्रेजेंटेशन की है, फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए उसने कोई एडमिशन की है फर्म के अफेयर्स के रिलेटेड, तो वो क्या है, इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसको हम एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं अगर उसने ये क्या किया है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम जो यहाँ पे दिया है एविडेंस दे सकते हैं हम इस एडमिशन को रिबट करने के लिए भी, एंड ये रेलेवेंट होगा, जो एविडेंस है ये रेलेवेंट है एंड इट क्रिएट्स एस्टॉपल। ठीक, एंड जो ये उसने एडमिशन की है ये ड्यूरिंग द लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट ड्यूरिंग द लिटिगेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 24। ये बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। अगर कहते हैं कोई नोटिस दिया गया है एक्टिंग पार्टनर को तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है एक्टिंग पार्टनर की, तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर इंक्लूडेड नहीं है। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म। फिर दी हुई एक्सेप्शन, except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of that partner। तो कहते कि अगर कोई नोटिस किसी थर्ड पार्टी ने एक पार्टनर को दे दिया, कौन सा पार्टनर, जो एक्टिंग पार्टनर है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो नोटिस का इफेक्ट है वो सिर्फ एक्टिंग पार्टनर के लिए या स्लीपिंग के लिए भी, या क्वेश्चन आ सकता है एक्टिंग, स्लीपिंग, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि सिर्फ एक्टिंग पार्टनर को अगर नोटिस दिया गया है तो वही फर्म को बाइंड करेगा। तो अगर वो हैबिचुअली डील कर रहा है बिजनेस ऑफ द फर्म में तो उस केस में वो नोटिस फर्म को बाइंड कर देगा। बट अगर कोई फ्रॉड किया है, उस पर्सन ने जिस पार्टनर को नोटिस दिया है उसकी ही कंसेंट के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में जो फर्म है वो बाइंड नहीं होगी। यहाँ पे वर्ड याद रखना है कि फ्रॉड की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन 24 है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 25। इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो कहते यहाँ पे सिर्फ पार्टनर लिखा है तो यहाँ पे एक्टिंग एंड स्लीपिंग दोनों पार्टनर्स होंगे। तो लाइबिलिटी क्या होगी अगर कोई पार्टनर है उसकी फर्म के एक्ट्स के लिए। अब पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, एंड कहते हैं यहाँ पे जो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कैसे होगी, एवरी पार्टनर, इट मींस एक्टिंग एंड स्लीपिंग पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सिवियरली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। तो कहते कि अगर कोई पार्टनर है तो वो सारे पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग है चाहे वो स्लीपिंग है, तो उनकी लाइबिलिटी क्या है, ज्वाइंट लाइबिलिटी भी है एंड सिवियर लाइबिलिटी भी है, कि ज्वाइंटली भी वो सब मिलके भी लाइबल हैं और अकेले अकेले भी लाइबल हैं, ज्वाइंटली एंड सिवियरली। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी क्या है, वो ज्वाइंट एंड सिवियर उनकी लाइबिलिटी है। तो वो सारे जो फर्म के एक्ट्स हैं उनके लिए लाइबल होंगे। कब लाइबल होंगे, व्हेन ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जब वो पार्टनर है फर्म का उस टाइम पे उसकी लाइबिलिटी भी बनेगी। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन 26। ये बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। यहां पे थी पार्टनर की लाइबिलिटी 25 में, 26 में है फर्म की लाइबिलिटी। Where by the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of business of the firm or with the authority of his partners, loss or injury is caused to third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner। तो कहते हैं अगर कोई पार्टनर है उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया था
एंड या फिर किया था और लिखा हुआ है यहाँ पे, और विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, या फिर पार्टनर्स ने उसको अथॉरिटी दी थी तब उसने कोई काम किया था, बट उससे क्या हो जाता है, लॉस और इंजरी हो जाती है किसी थर्ड पार्टी को, या फिर कोई पेनल्टी आ जाती है, तो उस केस में जो फर्म है वो भी सेम लाइबल होगी, जैसे कि वो पार्टनर को हम इंडिविजुअली लाइबल करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 27। ये बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। यहां पे भी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म है। 26 एंड 27 डील कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। 25 में क्या था, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर थी। यहां पे है मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, यहां पे थी रॉन्गफुल एक्ट बाय पार्टनर, यहां पे मिस एप्लीकेशन है। वेयर अ पार्टनर acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies। तो कहते यहां पे अगर पार्टनर को कहीं पे कोई अथॉरिटी मिली हुई थी तो उस अथॉरिटी के चलते उसने कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव की है थर्ड पार्टी से, एंड उसका क्या कर दिया, उसने मिसअप्लाई कर दिया उसको। या फिर अ फर्म इन द कोर्स ऑफ its business receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partner while it is in the custody of the firm। या फिर कहते क्या होता है, यहाँ पे तो इंडिविजुअली पार्टनर को ही मनी मिली थी या प्रॉपर्टी मिली थी, यहाँ पे सेकंड में क्या है कि जो फर्म है उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई मनी या प्रॉपर्टी मिली थी थर्ड पार्टी से, तो वो प्रॉपर्टी थी इन द कस्टडी ऑफ फर्म, बट जो पार्टनर है उसको मिसअप्लाई कर देता है, तो द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। तो यहाँ पे जो फर्म है उसको उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक, यहां तक क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28, 29 एंड 30। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।